हेलो दोस्तों, जेन 5 में आपका स्वागत है। मैं पंकज प्रताप सिंह और आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी। तो पॉलिटी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में यहाँ ब्रीफ नॉलेज लेंगे हम और पता करेंगे कि आखिर अंग्रेजों को रेगुलेटिंग एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले इसके लिए जानने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के मकसद से आए थे और 1600 सेंचुरी में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो उनको पता था कि जो भारत था वो ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि पूरे विश्व का 1/3 जो जीडीपी कवर करता था वो भारत ही कवर करता था। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि क्यों ना चल के भारत में हम लोग व्यापार किया जाए और वहां से ढेर सारा मुनाफा कमाया जाए। सिंस हमारे भारत को सोने की चिड़िया भी कही जाती थी, तो इसी प्रोस्पेक्टस से जो हमारे देश में अंग्रेज सबसे पहले यहाँ पर आए और उन्होंने बिजनेस के रूप में स्टार्ट किया चाय की खेती को और मसालों की खेती को। भारत के जो मसाले थे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जिसके कारण क्या होता था, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ये सारे क्या करते थे, ढेर सारे पैसे कमाते थे। तो ढेर सारे पैसे कमाते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी उसने सोचा मैं भी पैसा कमाऊं, हम लोग भी पैसा क्यों ना कमाया जाए। तो इसी प्रोस्पेक्टस से वो क्या आए थे, भारत आए थे। तो जब भारत आए तो भारत आने के लिए उन्हें किसी की अनुमति की जरूरत है, बिना अनुमति के तो आ नहीं जाएंगे बिजनेस करने के लिए। तो उस समय यहाँ पर मुगल का शासन था, तो मुगलों से उन्होंने सबसे पहले एक परमिशन लिया और क्वीन एलिजाबेथ जो उस समय की इंग्लैंड की जो रानी थी, इंग्लैंड जिनके अंतर्गत आता था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने कंपनी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसके थ्रू भारत में आकर क्या कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। तो उन्होंने किया क्या, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर बनाया। चार्टर मतलब किसी तरीके से जिस तरह से हमें रेगुलेट करना है कंपनी को रेगुलेट रेगुलेट मतलब उसको नियंत्रित करना है। अगर हम नियंत्रण में कंपनी को नहीं लाएंगे तो कंपनी अपने मन से जो चाहे वो कर सकती है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर चार्टर लाया। तो चार्टर चार्टर लाना जरूरी क्यों था, देखिए। चार्टर लाने से जैसे 1599 में क्या हुआ, चार्टर से कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। अब चार्टर होता क्या है, देखिए, चार्टर एक ऐसा कानून उनके द्वारा बनाया गया था, एक ऐसा लीगल प्रोसीजर उनके द्वारा बनाया गया था जो भारत में आकर सिर्फ व्यापार कर सकते थे। व्यापार करने का मतलब वो ट्रेडिंग कर सकते थे, ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टस से आ सकते थे, लेकिन भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं जा सकते थे। मतलब चार्टर उन्हें बनाकर दिया गया कि आप जाइए, बना भारत में जाकर आप बिजनेस कीजिए, लेकिन भारत में आप प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1609 सेंचुरी में भारत में आए और व्यापार करने लगे। अब उन्हें क्या था, यहाँ पर 15 वर्ष का अधिकार मिला था। यहाँ पर जब वो आए थे, जब उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब यहाँ वो व्यापार करने आए, तो एलिजाबेथ ने उन्हें सिर्फ 15 साल का व्यक्ति समय दिया था कि आप 15 साल का आपके पास समय है, आप 15 साल जाकर वहां व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जब एलिजाबेथ के पुत्र ने जन्म लिया, चार्ल्स ने, जब वो बड़े हो गए और उन्होंने इस अधिकार को क्या कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया। कहा नहीं ठीक है, आप जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। अब उन्होंने जब ऐसा कर दिया तो यहाँ पर जो कंपनी हुई करती थी, कंपनी के लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, लूट मचाते थे। लूट मचाने का मतलब जो प्रॉफिट ब्रिटेन को पहुंचना है वो पहुंचता नहीं था, बीच में वहां के अधिकारी लोग पैसा खा जाते थे, या अंग्रेजों से या अंग्रेजों के छोटे अधिकारियों से या राजा महाराजाओं से या यहाँ के बादशाह से ढेर सारे घूस लिया करते थे, ताकि उसके बदले में उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। इसके लोग क्या करने लगे, ढेर सारे उपहार लेने लगे, जिससे ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन को पता चल गया कि ठीक है ये लोग अब थोड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करने का स्टार्टिंग किया। उसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। तो रेगुलेट करने का मतलब कि अंग्रेज चाहते थे कि जो ये पैसा कमा रहे हैं उल्टे सीधे तरीके से, इसको नियंत्रित किया जाए। अगर इसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो अंग्रेज इस मामले में भी चालू थे। उन्होंने क्या किया, प्लासी और बक्सर के युद्ध में ऑलरेडी सीधे सीधे हरा के बंगाल, मद्रास और मुंबई तीनों जगह पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये पूरा इलाका हमारा है और अब इसको हम रेगुलेट करेंगे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए या कुछ संविधान बनाया, या कह सकते हैं कि उनके द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको रेगुलेटिंग एक्ट तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट पहला बना 1773 में। तो 1773 में जो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट बना, तो ये उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नॉर्थ।
नॉर्थ नाम था, इसीलिए इसे नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो 1773 को नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पहला पारित किया गया। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कंपनी के कार्य को हम नियंत्रित कर लें। जो हमें हमारे सामने जो कंपनी कार्य कर रही है, वर्किंग प्रोसेस दिखा रही है, उसको पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में कर लिया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को यहाँ पर मान्यता मिल गई थी। 1773 में इन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन दोनों वर्गों को क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया। मतलब यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया कि अब भारत पर कब्जा हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले वो तो आए थे सिर्फ काम करने के बहाने, ट्रेडिंग करने के बहाने। अब यहाँ पर उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्य स्टार्ट कर दिए यहाँ पर। और सबसे पहले क्या हुआ, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो जब सेंट्रलाइज्ड हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, देखिए हम यहाँ सबसे पहला यहाँ पर हुआ क्या, बंगाल का पहले वहां गवर्नर बनाया जाता था। पहले भारत में क्या किया जाता था, बंगाल, जैसे बंगाल, मद्रास और आपका क्या कहते हैं बम्बई। तो बंगाल, मद्रास, मुंबई जो थे, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी, ये अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग प्रांत थे, और इनको एकदम से फ्री माना जाता था। तो जब इन्हें फ्री माने जाने लगा, तो बंगाल का गवर्नर जो था उसको जनरल गवर्नर कर दिया गया। पहले क्या थे, बंगाल का अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग गवर्नर था, मुंबई का अलग गवर्नर था। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, हम केंद्रीय प्रशासन चलाएंगे, सेंट्रलाइज करेंगे। तो सेंट्रलाइज करने का मतलब बंगाल को इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। कहते नहीं, बंगाल ही सबसे बड़ा सेंट्रल पावर होगा, बंगाल को ही सारी शक्तियां दे दी गई। और बंगाल के अंदर किसको कर दिया गया, बंबई और मद्रास को। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, किसको, बंगाल का जनरल गवर्नर जो था उसको नियुक्त कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, तो बंगाल के जो प्रथम जनरल गवर्नर थे उनका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को क्या कर दिया गया, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। अब इसमें हुआ क्या, उनके भी अंडर में 4 काउंसिल कमेटी बना दी गई, 4 काउंसिल कमेटी बना दी गई, जो क्या करता, सारी चीजों को, सारी इंफॉर्मेशन को जुटाता और क्या करता, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सूचित करता। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे फर्स्ट। ठीक है, अब 4 काउंसिल जो हमारे बंबई और मद्रास थे, उनके जो गवर्नर थे वो बंगाल को रिपोर्टिंग करते थे। मतलब अभी तक तो सब अलग अलग थे, अब यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को हेड बना दिया गया, और बाकी मद्रास और बंबई के गवर्नर को बोला गया कि आप रिपोर्टिंग करोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, मतलब वारेन हेस्टिंग्स हो। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1774 में, जस्ट एक साल बाद 1774 में भारत में सबसे पहला क्या करा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया, जिसमें क्या थे, एक हमारा चीफ जस्टिस था, बाकी उनके अंडर में 3 मेंबर्स थे। तो टोटल यहाँ पर फिर से मेंबर्स बना दिए गए 4 सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखिएगा, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा शाह इम्पे, एलिजा शाह इम्पे, और जो बाकी 4 थे वो चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट, ये 4 अलग से, ये 4 आपके न्यायाधीश थे। अब क्या था, कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो ढेर ढेर पैसा यहाँ से लूट कर या ढेर सामान को ट्रेडिंग में पैसे लूटते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते, आप किसी से कोई सामान नहीं ले सकते, आप पूरी तरह से ईमानदार रहोगे, ये सारी चीजों के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यहाँ पर बीओडी की स्थापना कर दी गई। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी क्या करती थी, कंपनी पर कंट्रोल करती थी, कंपनी पर कंट्रोल करती थी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या करती थी, कंपनी पर कंट्रोल करती थी। अब उसके बाद आते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। तो देखिए अगले पिट्स इंडिया एक्ट, तो जहां भी दोस्तों नाम मिलेगा आपको पिट्स या नॉर्थ, तो इसका मतलब है कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो पिट्स थे। तो पिट्स होने के कारण यहाँ पर इसको नाम दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए उससे पहले 1781 में एक एक्ट लाया गया था सेटलमेंट का। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 में, 1781 में, जिसमें क्या किया गया कि जो कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनको देखिए अधिकार दे दिया गया। इनसे कहा गया ठीक है, आप अपना खुद से आप कानून बना सकते हैं, इसका अधिकार उनको दे दिया गया। जब इसका अधिकार उनको दे दिया गया तो इसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय के प्रधानमंत्री का नाम पिट्स था, इसीलिए इसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इसमें हुआ क्या, देखिए पहले क्या होता था कि जो कंपनी के लोग थे और पॉलिटिक्स के लोग थे, दोनों एक साथ मिलकर क्या करते थे, कंपनी के लिए काम करते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में अब इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो भारत में सबसे पहले दोहरी शासन की व्यवस्था यहीं से स्टार्ट हुई। दोहरे शासन की व्यवस्था मतलब डबल गवर्नमेंट जो था, डबल गवर्नमेंट
वो यहाँ से स्टार्ट किया गया, दोहरे प्रशासन। तो डबल गवर्नमेंट में क्या होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी क्या करता था दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी जो था पूरा का पूरा ट्रेडिंग मामला देखता था, ट्रेडिंग मतलब व्यापार से रिलेटेड मामले देखता था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था दोस्तों, वो हमारा देखता था राजनीतिक मामला, मतलब जो पॉलिटिक्स मामले होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होता था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वो पूरी तरह से ट्रेडिंग का मामला देखते थे। तो भारत में अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है भारत में दोहरे प्रशासन की या सेकंड या ये कह सकते हैं डबल गवर्नमेंट की शुरुआत कब हुई, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया और कंपनी के मामलों को अलग कर दिया गया, मतलब व्यापार अलग होगा और क्या कहते हैं राजनीतिक मामले जो होंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ पर बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की यहाँ पर स्थापना की गई। अब आते हैं दोस्तों इसी के जस्ट बाद एक छोटा सा और 1793 चार्टर भी आया था। 1793 चार्टर में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, इनको पैसा मैं नहीं दूंगा। किसने कहा, ब्रिटिश ने कहा। ब्रिटेन में बैठे लोगों ने कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपने बनाया है उनके सदस्यों को पैसा हम क्यों दें, उनके सदस्यों को पैसे का अरेंजमेंट आप भारत में ही करिए, मतलब भारत के राजस्व से दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, धन जो हम बांटेंगे या जो हम भी सैलरी देंगे या जो भी उनको अदर फैसिलिटीज देना है, वो अगर इंडिया के बीओसी और बीओडी है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो उनको पैसा भी क्या देगा, ब्रिटिश नहीं देंगे, उसे इंडियन राजस्व के थ्रू दिया जाएगा, मतलब भारत रेवेन्यू के थ्रू दिया जाएगा, मतलब जो रेवेन्यू भारत में आती है उसी के थ्रू क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जस्ट 1793 चार्टर एक्ट में आया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर की बात करते हैं 1813। देखिए 1813 का चार्टर जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तक शासन पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ था, लेकिन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं लगभग उसके हाथ से हम लोगों ने क्या किया, पूरी शक्तियां ले ली। तो पूरी शक्तियां ले ली तो उनसे मैंने कहा कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार तो कर सकती है, लेकिन उसको सिर्फ चाय की व्यापार करने की अनुमति होगी, बाकी उससे किसी चीज की अनुमति नहीं होगी। मतलब कंपनी का ट्रेडिंग का जो मतलब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो हमने राइट्स उसको दिए थे वो हमने यहाँ से उससे छीन लिया। तो 1813 में हमने क्या किया, कंपनी से हमने क्या किया, पूरी तरह से नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक हमने क्या किया, उसका अधिकार छीन लिया कि आप सिर्फ चाय की आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो चाइना के साथ और दूसरे देशों के साथ जो ईस्टर्न कंट्री हो, लेकिन वो भी सिर्फ 20 साल के लिए। मतलब कंपनी का यहाँ पूरा अधिकार खत्म नहीं किया गया, लेकिन 20 साल के लिए उसे थोड़ा सा अधिकार दिया गया कि आप ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन 20 साल तक ही आप कर सकते हो। तो जब 20 साल तक इन्होंने चाय वाय की खेती कर ली, तो 20 साल बाद 1813 के चार्टर के बाद 1833 चार्टर आ गया। अब यहाँ पर तो हमने देखा कि 1833 जब चार्टर आ गया तो हमें यहाँ देखने से मिलता है कि यार 20 साल तो यहाँ हो गया। तो जब यहाँ 20 साल हो गया तो नया चार्टर लाया गया। नए चार्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए दोस्तों। नए चार्टर्स में क्या किया, कंपनी की जो थोड़ी सी भी बची हुई जो अधिकार बचे हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया कि अब आपका कोई हस्तक्षेप भारतीय चीजों में नहीं होगा। और कंपनी का लक्ष्य पूरी तरह से क्या हो गया कि अब मैं व्यापार नहीं, अब भारत पर मुझे शासन करना है। मतलब 1833 से ये क्लियर हो गया कि अब हमें क्या करना है, भारत पर शासन करना है। तो भारत पे शासन करने का जो अंग्रेजों का जो मनसा था वो यहाँ से पूरा होता है 1833 से। अब यहाँ क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था अब वो बदल गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब अभी तक बंगाल का ही जनरल गवर्नर होता था ना, अब उसे हटा दिया गया, अब यहाँ नाम बदल दिया गया। अब यहाँ नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और सबसे पहले जो हमारे इंडियन गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग्स। क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम बेटिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। अब देखिए क्या हुआ, अब उससे पहले हमने बंबई मद्रास को क्या दिया था कि ठीक है आप अपनी विधि बना सकते हैं, मैंने ये बोला था। अब क्या हुआ, ये भी अधिकार छीन लिया गया बंबई मद्रास से कि नहीं अब आप अपना नहीं बना सकते हैं, अब आपको हम लोगों से परमिशन लेना होगा तभी आप बना सकते हैं। तो बंबई और मद्रास के गवर्नर से क्या कर लिया गया, कानून जो विधि बनाना चाहते थे, लॉ बनाना चाहते थे, उसकी शक्ति ले ली गई, उसकी पावर भी वापस ले ली गई। अब भारत के गवर्नर जनरल जो था उसको ढेर सारे अधिकार दे दिए गए।
उसे बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। उससे कहा गया कि ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा कानून बना सकते हैं, आप भारत के लिए जो चाहे वो कानून बना सकते हैं। ये किसने कहा? ये लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने कहा। लॉर्ड विलियम बेटिंग्स जो था वो इसी बिहाफ पर ही भारत आया था कि वो क्या करेगा, पूरे भारत पर आधिपत्य करेगा। तो उसने क्या किया, सारे कानून बनाने का अधिकार उसने अपने पास रख लिया। और जो 4 लोग उसके साथ परामर्श के लिए थे, या जो उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो सजेशन देने के लिए थे, वो सिर्फ उसने 4 लोगों को रखा, लेकिन उन लोगों का परमिशन या उन लोगों का सजेशन वो कभी कभी मानता था। तो इसमें सबसे पहले हम इन लोगों ने लॉ जो कमेटी बनाई, उसका जो हेड थे लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले दोस्तों आज जानते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, आज भी हमारी शिक्षा पद्धति भारत की जो है लॉर्ड मैकाले के अनुसार चलती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस समय 1843 में दास प्रथा चलती थी, उसके विरुद्ध कानून बना दिया। मतलब आप किसी को दास नहीं बना सकते, आप सर्वेंट नहीं बना सकते। तो दास प्रथा को इन्होंने सबसे पहले खत्म किया 1843 में। और यहाँ का जो गवर्नर जनरल होता था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको अधिकार दे दिया गया कि वो पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए बजट भी बना सकता है। और यहाँ से उसने, अब यहाँ से क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने पूरे इंग्लिश मिशनरियों को ये अधिकार भी दे दिया कि आप पूरे भारत में घूमकर क्या कर सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसका? आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप मिशनरियों का, मतलब जो भी आपके ईसाई लोग हैं, इनका आप मिशनरियों का आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों ये जो था, ये कंपनी के शासन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद आखिरी जो जो आखिरी इसके बाद चला था, क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट, वो था 1853 का। 1853 का चार्टर एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से, यहाँ पर जो था ये चार्टर, ये बताता है कि जो गवर्नर जनरल था, अब उसको पावर दे दिया गया पूरी तरह से कि वो जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे, वो 4 की जगह 6 हो जाएंगे। और 6 होने के बाद क्या होता था, वो बंगाल, आगरा, मद्रास, इन सभी चीजों को क्या करेंगे, इन सभी चीजों को देखेंगे, या उनकी सारी शक्तियों को देखेंगे। और साथ ही साथ पहली बार जो आईएएस हम लोग करते हैं, उस समय आईएएस नहीं था, उस समय क्या था, ब्रिटिश सिविल सेवा था। तो यहाँ पर 1853 एक्ट के तहत पहले क्या किया गया, भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया कि ठीक है, भारतीय नागरिक भी यहाँ आकर सिविल सेवा में भर्ती होके भारत की सेवा या ब्रिटिश की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिविल सेवकों की भर्ती का शुभारंभ कर दिया गया। किस एक्ट से? 1853 एक्ट से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बच्चों, सॉरी दोस्तों, इस पूरे चार्टर एक्ट के। इसके बाद हम लोग 1858 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहां से होता क्या है, जहां से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। तो अगले वीडियो में हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।